29 नवंबर 1781 को कैरेबियन में रास्ता भटकी एक जहाज के चालक दल ने एक हताश बैठक बुलाई। उनके पैरों के नीचे सैकड़ों लोग तंग जगहों में ठूंसे हुए थे। किसी भी इंसान को कभी ऐसी पीड़ा नहीं सहनी चाहिए थी। हालांकि यह जितना बुरा था, बैठक के समाप्त होने के बाद उनके साथ जो हुआ वह और भी ज्यादा भयावह था। चालक दल ने जो फैसला किया और जो उन्होंने किया वह इतना भयानक था कि उसने पूरे उद्योग में व्यापक बदलाव ला दिए। यह उनकी भयावह कहानी है और हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी पूर्वक देखने की सलाह दी जाती है। नवंबर 1781 के अंत तक जोंग नामक जहाज पहले से ही बुरी हालत में था। यह महीनों से समुद्र में था, अटलांटिक पार कर रहा था और इसमें जितने लोगों को ले जाने की अनुमति थी उससे कहीं अधिक लोग सवार थे। अजीब बात है, बाहर से देखने पर यह एक साधारण व्यापारी जहाज जैसा ही लगता था, लेकिन अंदर कुछ भी वैसे नहीं चल रहा था जैसा चलना चाहिए था। आधिकारिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति कप्तान ल्यूक कॉलिंगवुड बीमारी के कारण मुश्किल से होश में थे। वह इतने बीमार थे कि अब चालक दल उनके फैसलों पर निर्भर नहीं रह सकता था, जिससे जहाज एक अस्थायी नेता से दूसरे की ओर भटकता रहा। और भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सैकड़ों बंदियों को डेक के नीचे ऐसी जगहों में ठूंस दिया गया था जिन्हें कभी इतने लोगों को रखने के लिए नहीं बनाया गया था। बीमारी पहले ही फैल चुकी थी और गर्मी तथा हवा की कमी ने हालात और भी बदतर कर दिए थे। लोग इतनी तेजी से बीमार हो रहे थे कि चालक दल संभाल भी नहीं पा रहा था और इतने सारे बीमार बंदियों का बोझ जहाज पर बढ़ती घबराहट में और इजाफा कर रहा था। ये किसी भी जहाज के लिए एक समस्या होती, लेकिन हालात और भी खराब थे क्योंकि जोंग के चालक दल में स्थिरता की कमी थी। उनके पहले सहायक जेम्स केल्सो को कप्तान से झगड़े के बाद हफ्तों पहले ड्यूटी से हटा दिया गया था। एक और व्यक्ति रॉबर्ट स्टब्स, जो पहले एक बंदी जहाज के कप्तान थे और केवल यात्री के रूप में जोंग पर यात्रा कर रहे थे, कभी कभी चीजों को निर्देशित करने के लिए आगे आए, लेकिन क्योंकि वह आधिकारिक रूप से चालक दल का हिस्सा नहीं थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। इन सब के बीच कहीं जोंग अपने गंतव्य जमैका के पास पहुंच गया था, लेकिन चालक दल ने द्वीप की पूरी तरह से गलत पहचान कर ली और आगे बढ़ते रहे, जिससे यात्रा सैकड़ों मील और बढ़ गई। उस एक गलती ने जहाज को और भी गहरे संकट में धकेल दिया, क्योंकि राशन कम पड़ रहे थे और सब्र का बांध टूट रहा था। जल्द ही किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं रहा कि बचा हुआ पीने का पानी कितने दिन चलेगा, और चालक दल में अफवाहें फैलने लगीं कि शायद उनके पास बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। मजबूत नेतृत्व के अभाव में ये अफवाहें गहरी चिंता में बदल गईं। जहाज पर तनाव और बढ़ गया और लोग इकट्ठा होकर इस बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने लगे। वे सोचने लगे कि अगर पानी खत्म हो गया तो वे क्या कर सकते हैं और किस तरह से पूरी तरह से तबाही को रोक सकते हैं। न्यूजोंग पर जो भयानक घटना घटने वाली थी, उसे समझने के लिए उस समय की दुनिया को देखना जरूरी है। 1600 के दशक के अंत और 1700 के दशक की शुरुआत तक यूरोपीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। जहाज महाद्वीपों के बीच लगातार सामान, कच्चा माल और अटलांटिक दास व्यापार के मामले में लाखों लोगों को जबरन गुलामी में ले जा रहे थे। इतनी अधिक आवाजाही के साथ तूफान, जहाज डूबने, समुद्री डकैती और बीमारियों का सामान्य खतरा भी था, और इसी खतरे ने एक वित्तीय अवसर पैदा किया जिसका लंदन ने भरपूर फायदा उठाया। इस समय के दौरान समुद्री बीमा एक प्रमुख उद्योग बन गया, क्योंकि व्यापारियों को खुद को सुरक्षित रखने का कोई तरीका चाहिए था जब कोई जहाज वापस नहीं आता था या रास्ते में माल खो जाता था। एक कंपनी लॉयड्स, जो एक कॉफी हाउस के रूप में शुरू हुई थी जहां व्यापारी इकट्ठा होते थे, खुद को इस नए बीमा बाजार के केंद्र में पाई और 18वीं सदी तक बीमा लंदन की अर्थव्यवस्था की प्रमुख ताकतों में से एक बन गया। बंधुआ व्यापार इस व्यवस्था में पूरी तरह फिट बैठता था, क्योंकि बंधुओं को कानूनी रूप से माल के रूप में माना जाता था, इसलिए उन्हें भी समुद्र पार भेजे जा रहे किसी अन्य उत्पाद की तरह बीमा किया जाता था। हर व्यक्ति को एक मौद्रिक मूल्य सौंपा जाता था, और यदि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में मर जाता था जिसे बीमा द्वारा कवर की गई हानि के रूप में मान्यता प्राप्त थी, तो जहाज के मालिकों को मुआवजा मिल सकता था। इसका मतलब था कि बीमाकर्ता नियमित रूप से उन यात्राओं से पैसा कमाते थे जिनमें बंधुआ मानव ले जाए जाते थे, और व्यापारी अपने जोखिम को कम करने और मुनाफा अधिकतम करने के लिए बीमा का उपयोग करते थे। और यह बहुत गहराई तक फैला हुआ था, क्योंकि जो लोग जहाजों का समर्थन करते थे, आर्ण प्रदान करते थे और यात्राओं को वित्त पोषित करते थे, उन्हें इसका जबरदस्त लाभ मिलता था। इतिहासकार अब अनुमान लगाते हैं कि उस समय बीमा बाजार में घूमने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा इस क्रूर व्यापार से जुड़ा हुआ था। जितना भयानक यह अब पीछे मुड़कर देखने पर लगता है, उतनी ही जल्दी यह ब्रिटिश आर्थिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन गया था। जब तक बंधुओं को कानूनी रूप से संपत्ति के रूप में देखा जाता रहा, तब तक जहाज, व्यापारी, बीमाकर्ता और बैंकर जीवन को डॉलर के चिन्ह की तरह मान सकते थे।
1781 में जब जोंग ने जमैका के लिए यात्रा शुरू की, तब तक यह व्यवस्था पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी। वित्तीय प्रोत्साहन और कानून सभी लागू थे और सत्ता में किसी ने भी इस विचार को चुनौती नहीं दी थी कि उन लोगों की हत्या करना जिन्हें माल के रूप में देखा जाता था, एक अपराध के बजाय एक व्यावसायिक निर्णय माना जा सकता है। हालांकि जोंग के नाम से प्रसिद्ध होने से बहुत पहले यह एक साधारण डच जहाज था जिसे जॉर्ग कहा जाता था। 1770 के दशक के अंत तक इसका उपयोग डच बंदी व्यापार में किया जा रहा था, जिसमें बंदियों को दक्षिण अमेरिका की उपनिवेशों में ले जाया जाता था। फिर 1781 में चौथे एंग्लो डच युद्ध के दौरान यह अचानक बदल गया। ब्रिटिश जहाजों ने जॉर्ग को पश्चिम अफ्रीका के तट के पास पकड़ लिया और उसे एक नजदीकी बंदरगाह पर ले आए। जब्त किया गया जहाज एक कीमती संपत्ति था, इसलिए मार्च की शुरुआत में लिवरपूल के कुछ व्यापारियों के समूह ने इस जहाज को खरीद लिया और जहाज में हिस्सेदारी खरीदने वाले प्रत्येक व्यक्ति का बंदी अर्थव्यवस्था में कारोबार था। पकड़े गए जहाज का नाम बदलना भी आम बात थी, इसलिए जॉर्ग अपने नए मालिकों के अधीन जोंग बन गया। ये लेन देन इसलिए भी उल्लेखनीय था क्योंकि जब ब्रिटिशों ने जहाज को जब्त किया तब उस पर पहले से ही 244 बंदी सवार थे, इसलिए उन्हें वास्तव में भुगतान का हिस्सा माना गया। एक बार जब लिवरपूल के व्यापारियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया तो उन्होंने इसे अटलांटिक व्यापार में शामिल करने के लिए तैयार किया ताकि इसे जितनी जल्दी हो सके लाभ कमाने वाला जहाज बनाया जा सके। उतनी ही तेजी से एक दल भी तैयार किया गया, लेकिन शुरुआत ही एक संदिग्ध निर्णय के साथ हुई। ल्यूक कोई अनुभवी कप्तान नहीं था और उसकी पृष्ठभूमि समुद्री यात्रा में नहीं बल्कि चिकित्सा में थी। उसने कई साल बंदी जहाजों पर सर्जन के रूप में बिताए थे, जिसका मतलब था कि वह व्यापार को उस व्यक्ति के नजरिए से समझता था जो बंदियों की जांच करता है। एक सर्जन के रूप में उसका काम था हर संभावित बंदी की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करना और यह तय करने में मदद करना कि कौन यात्रा पार कर पाएगा और किसकी अच्छी कीमत मिलेगी। ये एक ऐसा किरदार था जिसमें वह ऐसी परिस्थितियों का गवाह बनता और कभी-कभी उनमें भाग भी लेता जहां यह फैसला किया जाता कि कौन जिएगा और कौन नहीं। यह स्पष्ट रूप से उसे जहाज चलाने के लिए योग्य नहीं बनाता था, लेकिन इससे लिवरपूल के व्यापारियों को एक तेज नजर जरूर मिल गई थी, जिससे वे उम्मीद करते थे कि उनके मुनाफे में इजाफा हो सकेगा। जेम्स, जो फर्स्ट मेट था, वह भी इसी तरह अयोग्य था। वह अधिक परिचित था, ल्यूक के साथ कमांडर के मुकाबले अधिक था। वह पहले भी उसके साथ सेवा कर चुका था और एक बंदी जहाज के अधिकांश अधिकारियों की तरह वह व्यापार की हिंसक वास्तविकता को समझता था, लेकिन उसने भी कभी किसी यात्रा का नेतृत्व नहीं किया था। इस बीच रॉबर्ट, जो लिवरपूल प्रबंधन के तहत जोंग की पहली यात्रा का एकमात्र यात्री था, उसके पास ल्यूक या जेम्स की तुलना में कप्तानी का कहीं अधिक अनुभव था, लेकिन वह तो बस ब्रिटेन वापस जाने के लिए सवारी कर रहा था। फिर बाकी अधिकारी और चालक दल वे लोग थे जिन्हें जल्दी में काम पर रखा जा सकता था। बंदी जहाज खतरनाक कार्यस्थल होते थे और ब्रिटेन के नाविक यह जानते थे। बीमारी और खासकर विद्रोह इन यात्राओं को ऐसे काम बना देते थे जिन्हें लोग तब तक टालते थे जब तक वे मजबूर न हों। तो चूंकि जोंग एक कब्जा किया गया डच जहाज था, पुराने डच चालक दल के कुछ सदस्य अब भी जहाज पर मौजूद थे। कुछ लोग विलियम नामक जहाज से आए थे जो उसी लिवरपूल समूह का था और बाकी अफ्रीकी तट के किनारे से लिए गए थे, जहां बेरोजगार या अर्ध अनुभवी नाविकों को अक्सर सस्ते में भर्ती किया जा सकता था। कुल मिलाकर जोंग को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ रवाना होना था, जो आगे की चुनौतियों के लिए बहुत कम थे। सैकड़ों बंदियों को संभालने के लिए व्यवस्था बनाए रखने, सामान इधर उधर करने, डेक साफ करने और आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति की जरूरत होती थी। यही वह शुरुआती तनाव था जो जहाज पर पनपने लगा और समस्याएं तो पहले सफर के शुरू होने से पहले ही और बढ़ने वाली थी। उस दौर के ब्रिटिश बंदी जहाजों में लोगों को तंग जगहों में ठूंस दिया जाता था, लेकिन जोंग ने तो उन क्रूर मानकों को भी पार कर दिया था। 1781 में जब जहाज अफ्रीका छोड़ने के लिए तैयार हुआ तब उसमें 442 बंदी थे, जो उसकी क्षमता से दोगुने से भी ज्यादा थे। टन भार के आधार पर कुछ अनौपचारिक दिशा निर्देश थे जो यह तय करने में मदद करते थे कि एक जहाज में बिना विनाशकारी भीड़ भाड़ के कितने लोगों को ले जाया जा सकता है। औसतन व्यापार के लिए बनाए गए जहाज प्रति टन लगभग 1.75 बंदियों को ले जाते थे। वहीं जोंग में इससे भी दोगुने से ज्यादा दर पर लोगों को ठूंस दिया गया था। इसका मतलब था कि डेक के नीचे हर जगह शरीरों से ठसाठस भरी हुई थी। पुरुष, महिलाएं और बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर बंद कर दिए गए थे और दिन के अधिकांश समय के लिए ताले में रखे जाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि जोंग पर इतनी भयानक भीड़भाड़ कोई दुर्घटना नहीं थी। व्यापारी जितने अधिक लोगों को जहाज पर चढ़ा सकते थे, कैरेबियन पहुंचने पर उतना ही अधिक मुनाफा होने की संभावना थी। हर अतिरिक्त बंदी एक और बिक्री थी, लेकिन इस तरह की लोडिंग ने यात्रा को शुरू से ही खतरनाक बना दिया था। भीड़भाड़ वाली जगहों पर बीमारी तेजी से फैलती है और सफाई बनाए रखना असंभव हो जाता है। खाना बांटने या बीमारों को ले जाने जैसे सामान्य काम भी इतने समय और मेहनत मांगते थे जितना कम कर्मचारियों वाला दल पूरा नहीं कर सकता था। आपूर्ति की बात करें तो भीड़भाड़ ने जहाज पर मौजूद जरूरी चीजों पर दबाव और बढ़ा दिया था। एक जहाज जिसमें सामान्य से दोगुने बंदी लादे गए हों, उसे ज्यादा खाना और पानी चाहिए होता है, लेकिन जोंग ने अपने पास मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार इन चीजों का हिसाब नहीं बढ़ाया। इससे जहाज अटलांटिक पार करने से बहुत पहले ही कमी का शिकार हो गया।
इन सब के बावजूद 18 अगस्त 1871 को जोंग ने पश्चिमी अफ्रीकी तट पर स्थित अकरा, घाना से यात्रा शुरू की और जमैका की ओर बढ़ चला। पश्चिम की ओर बढ़ने से पहले जहाज साओ टोमे में रुका ताकि ताजा पीने का पानी लिया जा सके। आमतौर पर पहला सहायक फर्स्ट मेट खाने और पानी की लोडिंग की निगरानी करता था, मात्रा की जांच करता था और यह सुनिश्चित करता था कि पानी के पीपे अभी भी सही काम कर रहे हैं। लेकिन जोंग पर ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया नहीं हुई। जेम्स ने बस इस प्रक्रिया की निगरानी नहीं की। यह लापरवाही, अव्यवस्था या चालक दल की अराजकता के कारण था या नहीं, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। स्थिति को और भी खराब बनाते हुए कूपर, जो पानी के पीपे बनाने और मरम्मत करने के लिए जिम्मेदार चालक दल का सदस्य था, बीमार था और काम करने में असमर्थ था। इसका मतलब था कि किसी ने यह जांच ही नहीं की कि पानी के पीपे ठीक से सील किए गए थे। अगर पीपे से रिसाव होता तो खुले समुद्र में उन्हें बदलना आसान नहीं था। इसीलिए जब जोंग दोबारा समुद्र में लौटी तो चालक दल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी आपूर्ति सुरक्षित और पर्याप्त है या नहीं। इसी बीच डेक के नीचे की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। इतने सारे लोगों को अमानवीय रूप से तंग जगहों में ठूंस देने के कारण बीमारियां इतनी तेजी से फैलने लगीं कि चालक दल उसे संभाल नहीं सका और बीमारी ने सभी को प्रभावित किया, कैदियों से लेकर असली कप्तान तक। जब जोंग टोबैगो के पास पहुंची तो यह चालक दल के लिए पानी और अन्य आपूर्ति फिर से भरने का मौका था ताकि वे जमैका की ओर अंतिम यात्रा कर सकें। हालांकि कभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुए कारणों से जहाज बिना रुके द्वीप के पास से निकल गया। इस बिंदु तक ल्यूक भी बीमारों में शामिल था और इतनी खराब हालत में था कि काम नहीं कर सकता था। और 6 दिन पहले जेम्स को ल्यूक के साथ एक तीखी बहस के बाद ड्यूटी से हटा दिया गया था। जहाज वास्तव में बिना किसी नेता के था और ऐसा लगता है कि जब सभी का ध्यान इस पर था कि जहाज का नेतृत्व कौन कर रहा है, तब जोंग ने आपूर्ति फिर से भरने का एक महत्वपूर्ण मौका गंवा दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और झटका तब लगा जब पता चला कि कुछ पानी के पीपे वास्तव में लीक हो गए थे। कितना पानी खो गया था यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन माना जा रहा था कि उनके पास अभी भी जमैका तक सुरक्षित पहुंचने के लिए पर्याप्त पानी है। हालांकि इस विश्वास के बावजूद जहाज पर अफवाहें और संदेह फैलने लगे कि पानी कम पड़ रहा है और इससे डर की एक लहर दौड़ गई जिसने पहले से ही अव्यवस्थित दल को और भी अधिक अंधा कर दिया। नवंबर के अंतिम दिनों में जोंग जमैका के इतना करीब आ गया कि दल के सदस्य क्षितिज पर जमीन देख सकते थे। हालांकि उन्होंने एक घातक गलती कर दी। दल को विश्वास था कि वे वास्तव में फ्रांसीसी नियंत्रित सेंट डोमिंग की भूमि देख रहे हैं। ल्यूक के अक्षम हो जाने और कमांड संरचना के पूरी तरह से बिखर जाने के कारण जोंग पश्चिम की ओर चलता रहा, जमैका को पीछे छोड़ते हुए, बिना यह समझे कि क्या हुआ था। दल को अपनी गलती समझने में लगभग 2 दिन लग गए और तब तक जोंग पहले ही सैकड़ों मील गलत दिशा में जा चुका था। और जब तक उन्होंने अपनी दिशा सही की तब तक दल पहले ही यात्रा की भारी कीमत चुका रहा था। कई नाविकों की मौत हो चुकी थी और दर्जनों बंदी बीमारी के कारण दम तोड़ चुके थे, कुल मिलाकर लगभग 62 लोग। तो 29 नवंबर को अधिकारियों ने एकत्र होकर उस संभावित कमी के बारे में चर्चा की जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह आने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आपूर्ति की निगरानी नहीं की गई थी इसलिए किसी को भी यह नहीं पता था कि यह कमी असली थी या काल्पनिक। लेकिन उस समय यह बात मायने नहीं रखती थी। उन्हें पता था कि क्षतिग्रस्त पीपों से कुछ पानी नष्ट हो गया था और उन्हें यह भी पता था कि नेविगेशन में हुई गलती के कारण यात्रा लंबी हो गई थी। इन दोनों बातों के मेल ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि शायद उनके पास सभी को जीवित रखने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होगा जब तक वे बंदरगाह नहीं पहुंच जाते। लेकिन फिर भी किसी भी उचित नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो कहानी का अगला हिस्सा लगभग समझ से बाहर है। जहाज पर मौजूद बंदियों को एक बार फिर माल के रूप में बीमा किया गया था। अगर वे बीमारी, निर्जलीकरण या भूख से मर जाते तो जहाज के मालिकों को बीमा के तहत कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर उन्हें ऐसी स्थिति में जहाज से बाहर फेंक दिया जाता जिसे चालक दल जहाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक बता सकता था, तो बीमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता था। पूरी बातचीत जाहिर तौर पर पैसे के इर्द गिर्द थी और अधिकारियों ने एक भी वाक्य मानव जीवन के बारे में नहीं कहा। कुछ अधिकारियों ने बाद में दावा किया कि वे शुरू में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अगर ऐसा था भी तो वह ज्यादा देर नहीं टिका। आखिरकार उन्होंने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई कि बड़ी संख्या में बंदियों की हत्या करना यात्रा के वित्तीय परिणाम के लिए अधिक सुरक्षित रास्ता है। जब बैठक समाप्त हुई तो अधिकारियों ने सहमति जताई कि बंदियों को सीधे जहाज से बाहर फेंकना शुरू कर दिया जाए। उसी शाम बाद में चालक दल ने शुरू किया, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाते हुए। अधिकारियों का मानना था कि पुरुषों को जमैका पहुंचने पर ज्यादा पैसे में बेचा जा सकता है, इसलिए एक बार फिर वित्तीय कारणों ने तय किया कि कौन जिएगा। उस रात लगभग 8 बजे से चालक दल ने 54 महिलाओं और बच्चों को केबिन की खिड़कियों से जबरन समुद्र में फेंक दिया। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। 2 दिन बाद यह सिलसिला जारी रहा।
इस बार अधिकारियों ने आदेश दिया कि इस बार पुरुषों को भी इसमें शामिल किया जाए। एक और 42 बंदियों को डेक पर लाया गया और समुद्र में फेंक दिया गया। इस दूसरी बार को सही ठहराना और भी मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि जब ये हो रहा था तब कुछ और भी हो रहा था। तेज बारिश हुई और जहाज की ताजा पानी की आपूर्ति फिर से भर गई। चालक दल ने इतनी बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया था कि उनकी पीने के पानी की मात्रा काफी बढ़ गई थी और जिस संकट से वे डर रहे थे वह अब कम हो गया था। फिर भी किसी कारणवश हत्याएं बंद नहीं हुई। बारिश से पानी की आपूर्ति फिर से भर जाने के बाद भी चालक दल ने और लोगों को समुद्र में फेंकना जारी रखा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में 36 और पुरुषों को जबरन पानी में धकेल दिया गया। उनकी मौतों को भी बाकी लोगों की तरह अधिकारियों ने बाद में कुल माल के नुकसान के हिस्से के रूप में बताया और आने वाले बीमा दावे में शामिल किया। एक मामले में एक व्यक्ति जिसे जहाज से फेंक दिया गया था वह किसी तरह वापस जहाज पर चढ़ने में सफल रहा, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जिन लोगों को समुद्र में फेंका गया था वे सभी बीमार या अक्षम नहीं थे। हालांकि इससे यह सब कुछ भी बेहतर नहीं हो जाता। जब तक जोंग ने जमैका की ओर अपनी यात्रा जारी रखी तब तक 142 लोगों को समुद्र में फेंका जा चुका था और हत्याओं की इन अंतिम 2 घटनाओं के दौरान जहाज पर पानी की कोई कमी नहीं थी। यह तथ्य पहले दौर को सही नहीं ठहराता, लेकिन यह दिखाता है कि यह निर्णय जहाज की सुरक्षा या उसमें सवार लोगों के लिए किसी वास्तविक खतरे से प्रेरित नहीं था। जोंग आखिरकार 22 दिसंबर 1781 को ब्लैक रिवर जमैका पहुंचा। समुद्र में महीनों और उथल-पुथल भरे हफ्तों के बाद जहाज पर केवल 208 जीवित बंदी बचे थे, जो उन लोगों की संख्या से भी कम था जिन्होंने शुरुआत में जहाज पर चढ़ाई की थी। क्रू ने संख्या में गिरावट के लिए स्पष्टीकरण दिए और इसका दोष बीमारी और आपूर्ति की कमी पर डाला, जबकि जहाज पर अभी भी पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी मौजूद था। फिर जमैका पहुंचने के 3 दिन बाद ल्यूक की बीमारी से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु किसी भी आधिकारिक जांच से पहले हुई और यात्रा या उनके क्रू द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में वे जो कुछ भी कह सकते थे वह उनके साथ ही चला गया। जहाज के बंदरगाह पहुंचने के बाद बचे हुए बंदियों को जनवरी की शुरुआत में बेच दिया गया। उस समय के बाजार भाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को औसतन इतनी कीमत पर बेचा गया जिसे एक सफल लाभ माना जाता। लिवरपूल के व्यापारियों के लिए वित्तीय नुकसान उन लोगों से हुआ जो कभी बाजार तक नहीं पहुंच पाए और उन्हीं के लिए वे बीमा के जरिए दावा करने की योजना बना रहे थे। जब जोंग के अधिकारी ब्रिटेन लौटे तो लिवरपूल समूह ने ठीक वही किया। उन्होंने तर्क दिया कि हत्याएं जहाज के माल को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक थीं और बीमाकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि वे इसके लिए उन्हें मुआवजा दें। लेकिन बीमाकर्ताओं ने इस अनुरोध को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया कि ये घटनाएं टाली नहीं जा सकती थी या जहाज वास्तव में खतरे में था। उनके नजरिए से अधिकारियों ने एक गंभीर नौवहन गलती की थी और यात्रा को गलत तरीके से संभाला था, फिर आसान मुआवजे के लिए माल के कई लोगों की हत्या कर दी थी। इसलिए जवाब में लिवरपूल के मालिकों ने इस मामले को अदालत तक पहुंचाया। यह मामला 6 मार्च 1783 को लंदन में शुरू हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड मैन्सफील्ड ने की। उन्होंने पहले भी गुलामी से जुड़े मामलों पर फैसला सुनाया था, जिसमें एक ऐसा निर्णय भी शामिल था जिसमें यह संकेत दिया गया था कि अंग्रेजी कानून में इसका कोई आधार नहीं है। दुर्भाग्यवश उस समय पहले के फैसले का बंदियों के लिए व्यापक सुरक्षा में अनुवाद होना जरूरी नहीं था और इसलिए जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बजाय अदालत कक्ष पूरी तरह से बीमा विवाद पर केंद्रित था। उस समय की बीमा उद्योग की तरह ही कानूनी ढांचा भी था और वह उन्हें संपत्ति के रूप में देखता था, इंसान के रूप में नहीं, इसलिए मुकदमा भी इसी तर्ज पर चला। रॉबर्ट ही एकमात्र गवाह थे जिन्हें बुलाया गया और उन्होंने यात्रा का ऐसा वर्णन किया जो मालिकों के दावों का समर्थन करता था। और चूंकि लॉगबुक जो झोंग की थी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और कोई विरोधाभासी गवाही भी नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट के घटनाक्रम को किसी ने चुनौती नहीं दी। उस समय स्वीकार किए गए बीमा सिद्धांतों के अनुसार यदि जहाज को बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो चालक दल माल को हटा सकता था। मुकदमे के अंत में जूरी ने अंततः सहमति जताई कि बीमाकर्ता नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार है। मामला यहीं खत्म हो सकता था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ जिसने इस कहानी को व्यापक सार्वजनिक दृष्टि में ला दिया। एक पूर्व बंदी जो अब ब्रिटिश उन्मूलनवादी लेखक और वक्ता बन चुके थे, जिनका नाम ओलाउदा इक्वियानो था, उन्होंने इस मुकदमे के बारे में सुना। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपने मित्र ग्रैनविल शार्प से संपर्क किया, जो दास्ता विरोधी आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। ग्रैनविल के मीडिया में अच्छे संबंध थे और उन्होंने जोंग की कहानी उनसे साझा की। इसके बाद अखबारों ने इस कहानी को उठाया और विस्तार से प्रकाशित किया कि क्या हुआ था। कई पाठकों के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने सुना कि ब्रिटिश चालक दल द्वारा बंदी जहाजों पर ऐसी हिंसा की गई है, और यह विचार कि जहाज के मालिक इन हत्याओं से लाभ कमा सकते हैं ने और भी अधिक आक्रोश को जन्म दिया। और झोंक पर हुई हत्याओं और बंदियों के साथ किए गए व्यवहार से व्यथित होकर ग्रैनविल ने सलाह ली कि क्या चालक दल पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है।
दुर्भाग्यवश भले ही आपराधिक आरोप लगाने का विचार आगे नहीं बढ़ सका, ग्रैनविल के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि यह मामला इतिहास में केवल एक फुटनोट बनकर न रह जाए। जैसे जैसे जनता का ध्यान इस ओर बढ़ा और दास्ता विरोधी आंदोलन ने इस मुद्दे को समर्थन दिया, बीमाकर्ताओं ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की और दूसरी सुनवाई की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें उन नुकसानों के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए जो जहाज की अपनी गलतियों के कारण हुए, और यह मामला 21 और 22 मई 1783 को किंग्स बेंच कोर्ट के सामने लाया गया। इस दूसरी सुनवाई में यात्रा से जुड़ी नई जानकारियां सामने आईं। रॉबर्ट एक बार फिर गवाह के रूप में पेश हुए और अदालत ने जेम्स का एक लिखित बयान भी देखा। दोनों व्यक्तियों ने पानी की कमी और जहाज पर सभी के खतरे में होने की अपनी कहानी दोहराई, लेकिन बीमाकर्ताओं ने ऐसे सबूत पेश किए जिन्होंने इस दावे को कमजोर कर दिया। अपील में जो एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया वह यह था कि भारी बारिश हुई थी और वह बारिश कई पानी के पीपों को फिर से भरने के लिए पर्याप्त थी। इसका मतलब था कि बारिश के बाद भी लोगों को जहाज से बाहर फेंकने का फैसला किसी आपात स्थिति का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक जानबूझकर की गई कोशिश थी जिससे बीमा भुगतान को सही ठहराया जा सके। फिर न्यायाधीशों ने इसी बिंदु को पकड़ लिया। अगर बारिश ने पानी की आपूर्ति को फिर से भर दिया था तो चालक दल यह तर्क नहीं दे सकता था कि हत्याएं आवश्यक थीं। एक न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जहाज अपनी ही अज्ञानता के कारण जमैका से आगे निकल गया था और बीमा कानून के तहत ऐसी गलती के परिणामों की जिम्मेदारी बीमाकर्ता की नहीं थी। दूसरे शब्दों में, अगर संकट चालक दल ने खुद पैदा किया था तो वे उसे हल करने के लिए मुआवजा नहीं मांग सकते थे। नई सुनवाई के दौरान तीनों न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि ये हत्याएं हत्या जैसी लगती हैं और यह सवाल उठाया कि कोई कैसे लोगों को समुद्र में फेंकने को सही ठहरा सकता है, खासकर जब पीने का पानी उपलब्ध हो गया था। अंत में न्यायाधीशों ने पहला फैसला पलट दिया और यह निर्णय दिया कि बीमाकर्ताओं को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे दरवाजा खुल जाना चाहिए था एक आपराधिक मुकदमे के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न तो सरकार और न ही निजी व्यक्ति चालक दल के खिलाफ हत्या के आरोप लगाने में सफल हो सके। जैसे जैसे अपील प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक ध्यान बढ़ता गया, लिवरपूल के मालिकों को यह एहसास होने लगा कि मामले को और आगे बढ़ाने से वास्तव में क्या हुआ था, इसकी और भी अधिक जानकारी सामने आ सकती है। इसके साथ ही कानूनी कार्यवाही बस रुक गई और मालिकों ने पलटा गया फैसला स्वीकार कर लिया। वे उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा करने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सार्वजनिक आक्रोश इतनी आसानी से नहीं मिटा और ग्रैनविल तथा अन्य दास्ता विरोधी कार्यकर्ताओं ने समझा कि झोंक की घटना एक निर्णायक मोड़ बन सकती है। इसके बाद उन्होंने इस मामले का उपयोग अपने व्यापक प्रयासों में किया ताकि पूरे व्यापार की वैधता को चुनौती दी जा सके। उन्होंने यह कहानी धार्मिक समूहों और राजनीतिक सहयोगियों के साथ साझा की ताकि जो भी व्यक्ति इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा में लाने में मदद कर सकता था वह जोंग की कहानी से भली भांति परिचित हो जाए। इन्हीं समूहों ने याचिकाएं तैयार करना और ऐसे लेख प्रकाशित करना शुरू किया जो बंदी जहाजों पर स्थितियों को उजागर करते थे। 1788 में बंदी जहाज ब्रूक का प्रसिद्ध आरेख जारी करना, जो बाद में पूरे आंदोलन की सबसे प्रभावशाली छवियों में से एक बन गया, उसी आक्रोश से जुड़ा था जो झोंक की घटना से उपजा था। यह सार्वजनिक आक्रोश रातों रात व्यापार को समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने एक ऐसी अपराज्य गति पैदा कर दी जिसे राजनेताओं के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। शायद इसने दास्ता विरोधी आंदोलन की शुरुआत नहीं की, लेकिन झोंग ने इसे एक निर्णायक क्षण में आगे बढ़ाया। इसके बाद के दशक में सुधार के लिए दबाव लगातार बढ़ता गया और 1788 तक संसद ने ब्रिटिश बंदी जहाजों पर स्थितियों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास पारित किया। इस कानून ने जहाज पर ले जाए जाने वाले बंदियों की संख्या सीमित कर भीड़ भाड़ रोकी। यह एक छोटा कदम था, पर इसने ब्रिटेन के पूरे व्यापार को देखने के नजरिए में बदलाव की शुरुआत की। फिर आखिरकार 1807 में ब्रिटेन ने इस व्यापार में अपनी भागीदारी पूरी तरह गैर कानूनी घोषित कर दी। इस निर्णय में कई कारकों ने योगदान दिया, लेकिन जोंग पूरे लंबे अभियान के दौरान एक संदर्भ बिंदु बना रहा। जब संसद ने 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों में दास्ता समाप्त की, तो यह दशकों की सार्वजनिक बहस के बाद हुआ, जिसमें झोंग ने केंद्रीय भूमिका निभाई। हालांकि इन कानूनी बदलावों के बावजूद अटलांटिक दास व्यापार तुरंत समाप्त नहीं हुआ। यह व्यापार दशकों तक जारी रहा, खासकर ब्राजील, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारियों के माध्यम से। जैसे ही ब्रिटिश और अमेरिकी नौसैनिक गश्तों ने बंदी जहाजों को रोकना शुरू किया, उन्होंने समुद्र में बंदियों के खिलाफ हिंसा के और भी उदाहरण उजागर किए। ऐसा प्रतीत होता है कि कप्तान आमतौर पर पकड़े जाने से बचने के लिए लोगों को जहाज से समुद्र में फेंक देते थे, और प्रवर्तन में वृद्धि के बावजूद अवैध व्यापार 19वीं सदी के मध्य तक सक्रिय बना रहा। इन वर्षों के दौरान लाखों लोगों को अटलांटिक पार ले जाया गया और रास्ते में अनगिनत मौतें हुई। 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान के 13वें संशोधन के साथ दास्ता को समाप्त नहीं किया था, और भले ही झोंक की घटना जरूरी नहीं कि उस बदलाव की दिशा में कोई बड़ा कदम रही हो, लेकिन इसने उन्मूलनवादी आंदोलन में एक चिंगारी जरूर पैदा की जो अंततः अमेरिकी तटों तक पहुंची।
आज जोहोंग में हुई घटनाओं को दास्ता के काले इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसने व्यापार की क्रूरता को एक व्यापक दर्शक वर्ग के सामने उजागर किया, जिसने गहरे प्रणालीगत बदलाव की मांग की।